नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे कई सारे विवादों के बीच आज एक बड़ी खबर आई है। सरकार पुरातत्व विभाग के अंडर आने वाले 1000 से ज्यादा मंदिरों को पूजा अर्चना के लिए खोल सकती है। जो ऐतिहासिक महत्व के पुराने मंदिर एएसआई के अंडर हैं, जिनमें पूजा अर्चना बंद है, उनमें भक्तों को प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। वहां घंटियां बज सकती हैं, वहां रोज आरती फिर से शुरू हो सकती है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। मौजूदा कानून के तहत एएसआई की देखरेख में आने वाले मंदिरों में भक्तों को प्रवेश नहीं मिलता। किसी तरह की पूजा अर्चना पर पाबंदी है। इसलिए सरकार अब मौजूदा कानून में बदलाव पर विचार कर रही है। और मुझे जानकारी मिली है कि पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में सरकार इस कानून में संशोधन कर सकती है। 1958 के कानून में बदलाव के लिए बिल पेश कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब मंदिर मस्जिद के विवादों को देखते हुए किया जा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो 1958 के कानून में बदलाव करने की क्या जरूरत है? सरकार का मकसद क्या है? सरकार हजारों साल पुराने मॉन्यूमेंट्स में पूजा अर्चना शुरू करवा के क्या हासिल करना चाहती है? क्या इस कदम से प्रोटेक्टेड टेम्पल्स को नुकसान नहीं होगा? इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त देश में कुल करीब 3800 ऐसी जगह हैं, मंदिर हैं, बिल्डिंग्स हैं, जिनकी देखरेख एएसआई करती है। इन 3800 में से 1000 हिंदू मंदिर हैं। सरकार इन मंदिरों को पूजा के लिए खोलने पर विचार कर रही है। प्राचीन मंदिरों में पूजा करने की परमिशन देने के लिए जिस कानून में बदलाव की जरूरत है, उसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। इस एक्ट को प्राचीन स्मारकों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन सरकार का मानना है कि कानून के जरिए यह मकसद पूरा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो रहा है। एएसआई के अंडर जो पुराने स्मारक हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी हालत दिन ब दिन और खराब हो रही है। और इसकी बड़ी वजह है कि एएसआई के अंडर आने वाले स्मारकों में आमतौर पर किसी भी तरह की धार्मिक या मजहबी गतिविधि पर पाबंदी होती है। इसके कारण लोगों का आना जाना कम होता है, रख रखाव पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि अगर पुराने मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया जाता है, पूजा पाठ के लिए ओपन कर दिया जाता है, तो इसके 2 फायदे होंगे। लोगों का आना जाना बढ़ेगा, मंदिरों का मेंटेनेंस हो पाएगा, आप लोग भी इसमें भागीदार बनेंगे। लोग इन ऐतिहासिक मंदिरों को संरक्षित रखने में मददगार साबित होंगे। इसके अलावा इन मंदिरों में पूजा शुरू होने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और सरकार के सामने इसके कुछ एग्जाम्पल्स रखे गए। बताया गया कि एएसआई के प्रोटेक्शन में होने के बाद भी कुछ मंदिरों में पूजा अर्चना होती है और इससे मंदिरों को नुकसान होने के बजाय फायदा हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। यह मंदिर उस वक्त चर्चा में आया था, याद होगा आपको, जब इसके गर्भगृह को खोलने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। दावा किया गया था कि मंदिर के बंद तहखानों में 2 लाख करोड़ का खजाना छुपा हुआ है। अब इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के अलावा टूरिस्ट भी पहुंचते हैं। इससे मंदिर की इनकम होती है और मंदिर को पूजा अर्चना से किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं पहुंचा। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है उत्तराखंड का जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम मशहूर शिव मंदिर है। बड़ी संख्या में भक्त यहां आते हैं, लेकिन इससे मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। इसीलिए सरकार ने भी सुझाव को मान लिया है कि बंद पड़े मंदिरों में पूजा अर्चना की परमिशन दी जाए। और इसीलिए अब सरकार कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है। एक तरफ सरकार नया बिल ड्राफ्ट कर रही है और दूसरी तरफ जो मंदिर एएसआई के अंडर हैं, उनकी कैटेगरीज तैयार की जा रही हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अच्छी हालत में हैं, जिनमें देवी देवताओं के विग्रह भी मौजूद हैं। बस उनकी साफ सफाई करके भक्तों को खोला जा सकता है, वहां पूजा शुरू हो सकती है। दूसरी कैटेगरी वो है जहां मंदिर का भवन तो है, लेकिन मूर्तियां खंडित अवस्था में है या फिर मूर्तियां है ही नहीं। ऐसे मंदिरों का सरकार पहले जीर्णोद्धार करेगी, पुनर्निर्माण करेगी। उसके बाद इन मंदिरों में नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इन मंदिरों को उनके पुराने स्वरूप में, उनके पुराने वैभव में वापस लाकर ही उन्हें पूजा अर्चना के लिए खोला जाएगा। और तीसरी कैटेगरी उन मंदिरों की है जिनकी न तो बिल्डिंग पूरी तरह सलामत है, न मूर्तियां।
सिर्फ खंडर बचे हैं। मंदिरों को कैटेगराइज किया जाएगा। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं और कई जगह मूर्तियां है ही नहीं। ऐसी जगह पूरी तरह से एएसआई के पास संरक्षित रहेंगे। उन्हें पर्यटन स्थल के तौर पर, टूरिज्म स्पॉट के तौर पर विकसित किया जा सकता है। जिन पुराने मंदिरों का इस तरह फिर से कायाकल्प किया जा सकता है, उनमें से कुछ के बारे में आपको बता देता हूं। इनमें सबसे पहला तो है कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर। किसी जमाने में यहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर था, लेकिन अब सिर्फ खंडर बचे हैं। मंदिर टूट गया है, लेकिन इसमें लोगों की आस्था कम नहीं हुई है। यह इतनी सुंदर लोकेशन है कि यहां कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, लेकिन इस जगह का विकास नहीं हो पाया। हालांकि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मार्तंड मंदिर को फिर से पुराना वैभव लौटाने की कोशिश की थी। वहां पूजा का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इस पर एएसआई ने ऐतराज जता दिया। इसी तरह का एक और एएसआई संरक्षित मंदिर है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे मौजूद महाभारत कालीन विशाल और भव्य मंदिर। इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, लेकिन यहां भी पूजा अर्चना की परमिशन नहीं है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यहां ले जाए गए थे। तमिलनाडु के ही पुडुकोट्टाई जिले में चोल वंश के दौरान बना विजया चोलेश्वरम मंदिर, वो मंदिर भी ऐसा है जो देखरेख के अभाव में खंडर होता जा रहा है। इसी तरह गुजरात का रुद्र महालय मंदिर भी एएसआई के अंडर में होने के बावजूद बेहद खराब हालत में है। गुजरात के पाटन में यह मंदिर है। इस मंदिर का शिवलिंग बहुत पवित्र माना जाता है। ये सब वो मंदिर हैं, ये सब उदाहरण मैंने आपको दिए जिन्हें इस उम्मीद में एएसआई के अंडर लाया गया था, जिनका रखरखाव बेहतर तरीके से होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। और यह सरकार की अच्छी पहल है। सरकार इस कदम का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि विरासत को संरक्षित करने की कोशिश है। एएसआई 3800 हेरिटेज बिल्डिंग्स और प्लेसेस की देखरेख करता है, लेकिन जगहों की हालत क्या है ये सब जानते हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के आसपास तमाम गांव हैं जहां पुरानी बिल्डिंग्स के बाहर एएसआई का बोर्ड लगा है, लेकिन वहां होता कुछ नहीं। तुगलकाबाद के किले की हालत आप देख लीजिए, बेगमपुर गांव में बनी पुरानी इमारतें देख लीजिए, हौस खास में पुरानी हेरिटेज साइट्स देख लीजिए, सब बुरे हाल में हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि इसमें एएसआई की भी गलती नहीं है। पुरानी इमारतों को संभाल कर रखना महंगा काम है। इस काम में एक्सपर्ट की जरूरत होती है। दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों में इसके बहुत फंड होते हैं, लेकिन हमारे यहां एएसआई के पास ना स्टाफ है ना फंड्स। एक्सपर्ट्स की भारी कमी है, इसलिए जो जैसा है वैसा ही पड़ा है। मुझे लगता है अगर पुराने मंदिरों को, पुरानी बिल्डिंग्स को खोला जाता है, लोगों की आवाजाही बढ़ती है, इससे आमदनी होगी और इन जगहों की देखभाल भी हो पाएगी। आगरा के किले में हर रोज हजारों लोग आते हैं। ताजमहल देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। पता यह चला कि सरकार लाल किले में पुराने ऐतिहासिक हथियारों का संग्रहालय बनाने पर विचार कर रही है। अगर लाल किले में म्यूजियम बन जाएगा, लोग आएंगे, इससे फायदा ही होगा। आपको मालूम है कि करतारपुर साहिब खोलने से कितना फायदा हुआ। पहले गिने चुने लोग वहां पहुंच पाते थे, अब हजारों लोग जाते हैं। तो क्या इससे उस जगह की पवित्रता कम हो गई? बिल्कुल नहीं। इससे आमदनी बढ़ी और उस जगह की मेंटेनेंस हो पाई है। इसीलिए इस तरह के फैसले का स्वागत होना चाहिए। हां, यह जरूर है कि इस तरह के फैसले को भी कुछ लोग हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखेंगे, मजहब से जोड़कर देखेंगे। हो सकता है कुछ नेता इल्जाम लगाएं कि जिस तरह से वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा की ईदगाह और दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है, इसी तरह के सैकड़ों विवाद पैदा करने के लिए सरकार यह काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है इन बातों की चिंता सरकार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के विवाद होते हैं, होते रहेंगे और अदालतें इस तरह के मामलों को सुलझाने में सक्षम है। आज भी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को लेकर साकेत में कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदुओं ने दावा किया कि कुतुब मीनार के कैंपस में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। इसमें कई मूर्तियां साफ दिखाई दे रही हैं, इसलिए हिंदुओं को यहां पूजा की परमिशन मिलनी चाहिए। इस मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुनवाई हुई। पिटीशन फाइल करने वाले वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर में करीब 27 मंदिरों के 100 से ज्यादा अवशेष बिखरे पड़े हैं।
और इनकी डिटेल एएसआई की किताबों में भी है। खुद एएसआई मानता है कि कुतुब मीनार परिसर में भी ये सभी मंदिर ऐसे हैं जिनके अवशेष हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि कुतुब मीनार परिसर में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि एएसआई के अंडर आता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिंदू पक्ष के वकील से पूछा, यह मामला अचानक सामने तो नहीं आया? कुतुब मीनार परिसर में तो पिछले 800 साल से पूजा नहीं हो रही, अब अचानक भक्ति क्यों जाग गई? इस पर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, मंदिर टूट जाने से, मूर्ति खंडित हो जाने से भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होता। और यह बात राम मंदिर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसलिए 800 साल से पूजा नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी, यह कहना ठीक नहीं है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में तो आज भी मूर्तियां रखी हुई हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में लागू नहीं होता क्योंकि जो मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है उनमें साफ व्यवस्था है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है मॉन्यूमेंट का उसके हिसाब से धार्मिक क्रियाएं हो सकती हैं, धार्मिक रूप से जो भी रिचुअल्स है वो हो सकते हैं। कोर्ट ने सारी बातों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है। 1 हफ्ते का समय दिया है कि जो भी रिटर्न आर्गुमेंट सबमिट करना चाहे मैं या अपोजिट पार्टी दोनों दे सकते हैं और 9 जून को इस पर फैसला होगा। एएसआई का क्या कहना था? एएसआई का कहना था कि जो मॉन्यूमेंट सरकार के अंडर में है उसमें किसी प्रकार का इनको धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वो अधिकार जो अभी नहीं आ सकता, एक्वायर करते समय, नोटिफाई करते समय नहीं थे, वो अधिकार अब नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने दोनों बातों को सुन लिया और सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है। 9 जून को जजमेंट होगा। जैन साहब, एएसआई के वकील एक बात और कही, उन्होंने कहा कि माना जाता है कि मलबे से बनाया गया है लेकिन वो मंदिर ढांचे वहीं थे, कहीं से लाया गया, इस बात को एएसआई के वकील ने कहा था कि सही बात है कि मंदिर के मलबे से बनाया गया है और मैंने ऑन द अदर हैंड ये साबित किया है, उसी में लिखा हुआ है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है और ये बात मैंने साबित की है। वकील हरिशंकर जैन जिस शिलापट की बात कर रहे हैं वो कुतुब मीनार के परिसर में ही लगा हुआ है। इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। इसमें साफ लिखा है कि कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत नाम की यह मस्जिद भारत की प्राचीनतम मस्जिद है। इस मस्जिद में इस्तेमाल किए गए खंभे और दूसरे सामान 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई है। जब मस्जिद बनाने वालों ने खुद ही यह लिखवाया है कि इसमें लगी चीजें 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, तो फिर शक और शुबह की गुंजाइश कहां रह जाती है? हिंदू पक्ष इसी सबूत को आधार बनाकर कुतुब परिसर में पूजा पाठ का अधिकार मांग रहा है, लेकिन एएसआई ने अदालत में हिंदुओं की मांग का विरोध किया है। एएसआई ने कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में कहा कि कुतुब परिसर नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के संरक्षित स्मारक है। 1914 में एएसआई ने जब कुतुब मीनार का अधिग्रहण किया था तब यहां किसी तरह की पूजा अर्चना नहीं हो रही थी, लिहाजा नियमों के हिसाब से इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता और यहां पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी जा सकती, इसलिए इस मांग को खारिज कर दिया जाए। हालांकि एएसआई की तरफ से कहा गया कि कुतुब मीनार परिसर में बहुत सी चीजें मंदिरों को तोड़कर बनी हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन इसकी वजह से किसी को कुतुब मीनार में पूजा की परमिशन नहीं दी जा सकती। एएसआई के वकील ने कहा, अपने धर्म के पालन का अधिकार, पूजा का अधिकार भले ही फंडामेंटल राइट हो, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मौलिक अधिकारों पर भी कुछ पाबंदियां तो लगाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 और 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया read with article 13(1) of the constitution of India, a person has a fundamental right to worship any religion that he may profess. Okay, the short answer to that is, although it is a fundamental right, माना कि ये मौलिक अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार जो है ये कोई एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है।
ओके, इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस करी जा सकती हैं, जैसे कि किसी भी मौलिक अधिकार में करी जा सकती हैं। हमारा राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसके ऊपर भी तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। और यही वाला पक्ष, यही वाला पहलू नीचे वाली अदालत में भी लिया गया था, और नीचे वाली अदालत के अंदर ये कहा गया कि ये राइट जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और अगर कहीं पर, हालांकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर पब्लिक ऑर्डर कहीं डिस्टर्ब होता है तो ये राइट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है और इसको कर्टेल किया जा सकता है। एएसआई ने अदालत में जो कहा वो सही है, लेकिन इस सच में कुछ और बातें जोड़ी जानी चाहिए। एएसआई के अंडर जो जगह होती है उसमें सिर्फ पूजा पर नहीं, किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक होती है, और यह बात कुतुब परिसर पर भी लागू होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कुतुब मीनार परिसर में जो मस्जिद है उसमें 13 मई तक, यानी 11 दिन पहले तक नमाज पढ़ी जा रही थी। असल में कुतुब परिसर में 2 मस्जिदें हैं, एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और दूसरी मुगल मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में तो कभी नमाज पढ़ी ही नहीं गई। ये मस्जिद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1305 में बनवाई थी, और उसके माथे पर लिखवाया गया ये मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे से बनाई गई है, उसमें कभी नमाज नहीं हुई। नमाज के लिए कुतुब परिसर में ही मुगल मस्जिद बनी। इस मस्जिद में 13 मई तक नमाज हो रही थी। क्योंकि एएसआई को इस बात का एहसास हुआ कि यह विवाद बढ़ेगा, तो सवाल उठेगा, अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नमाज की परमिशन दी जा सकती है, नमाज हो सकती है, तो फिर पूजा क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कुछ दिन पहले एएसआई की एक टीम कुतुब परिसर में पहुंची और उसके बाद मुगल मस्जिद में भी नमाज पर रोक लगा दी गई। इस मुगल मस्जिद में 46 साल से नमाज पढ़वा रहे इमाम शेर मोहम्मद ने कहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक मस्जिद में नमाज पर पाबंदी क्यों लगा दी गई। अभी तो हमारा जैसे हम आर्कोलॉजिकल वालों ने मना किया है हमें, हमारा जो वक्फ बोर्ड में भी गए हैं, हम जामा मस्जिद के इमाम साहब के पास भी गए हैं, हाफिज जावेद के पास भी गए हैं, जमीयत उलमा के दफ्तर भी गए हैं, उमर इलियासी ऑल इंडिया 2.5 लाख मस्जिदों के जो चीफ हैं उमर इलियासी, वो बीजेपी से ताल्लुक़ हो, बाहर हैं आजकल अमेरिका में, उनसे भी सब राबता है। वो सब कह रहे हैं कि हम बातचीत के ज़रिए इस मसले को सुलझाएंगे, प्रोटेस्ट मत करना। हमने कहा हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। मेरे पास भी आया, कई लोगों ने कहा कि हम भी वहाँ चल करके कुछ, मैंने कहा ना, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करना है, ना हमें कुछ करना है मुजाहरा जुलूस। हम जो है प्यार से मोहब्बत से हम मैंने ऊपर अमित शाह तक बात, पीएम तक भी हम बात पहुंचाएंगे कि जिस मस्जिद में पहले से नमाज हो रही है वहाँ तो होने दो, और वो जो जगह है जो इनकी झगड़े की वो दूर है, उसको तुम कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो इजाज़त दें पूजा की, हमें कोई एतराज़ नहीं, ना दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे ये तो उससे काफ़ी दूर है। इसके बाद इमाम साहब से पूछा गया कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, वहां नमाज नहीं होती, तो फिर वहां पूजा का विरोध क्यों हो रहा है? इस पर इमाम साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनवाने वालों ने मंदिर तोड़े नहीं, असल में उन्होंने तो मलबा खरीदा था, जो मिल गया उसी से मस्जिद तामील कर ली। अब मलबा मंदिर का मिला तो वो भी मस्जिद में लग गया। क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती नहीं हो सकती, इसलिए जिन खंभों पर मूर्तियां थी या नक्काशी थी उन्हें थोड़ा बहुत खुरश दिया गया है। इसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। पहले ज़माने में जब यहाँ मुस्लिम लोग आए थे तो उनको लिए मस्जिद की ज़रूरत थी। मुसलमान सबसे पहले मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जो भी पक्का मुसलमान है, तो उनको जैसे ज़रूरत हुई, महसूस हुई कि भाई हमें मस्जिद बनानी है, तो उस ज़माने में जगह जगह से जो पत्थरों की बने बनाए खम्भे वगैरह बिकते थे दुकानों पे, उन्होंने जो है वो इकट्ठे की, लिखा है मैंने किताब में पढ़ा है, उन्होंने वहीं से वो सारे के सारे खम्भे वगैरह सब लिए और ले करके उनकी थोड़ी शक्ल, क्योंकि तस्वीर जहाँ होती है वहाँ नमाज नहीं होती। अपने माँ बाप की भी कोई तस्वीर हो कमरे में, वो नहीं होती नमाज। जानदार चीज़ की तस्वीर मस्जिद में नहीं लग सकती, तो उन्होंने उनको मुँह वगैरह थोड़ा सा ऐसे साफ करके ऐसे जो है वो किया, ऐसे भी हो सकता है। और नहीं तो वहाँ से जैसे उन्होंने ख़रीदे थे वो सामान वगैरह, वो जल्दी उन्होंने उसमें लगाया। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने वाले हमारे तो समझ में नहीं आती है बात। जिसने मस्जिद बनवाई वो 800 साल पहले शिलापट पर लिखकर गया कि मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई, मूर्तियों को गलियारे में तोड़कर रखा गया। लेकिन वहां नमाज पढ़ने वाले कहते हैं कि मंदिरों को तोड़कर नहीं, बाजार से मलबे को खरीदकर मस्जिद बनाई गई थी।
हालांकि सही है कि कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग को सिविल जज खारिज कर चुके हैं। अब मामला साकेत की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। एसआई का जो रुख है उससे लगता है कि यह मामला यहां भी खारिज होगा, लेकिन मामला खारिज होने का मतलब यह कतई नहीं कि विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह अकेला विवाद नहीं है और आखिरी विवाद नहीं है। ज्ञानवापी का मसला पहले से ही सबके सामने है। आज इस मामले की सुनवाई भी वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई। ज्ञानवापी परिसर के मामले में जिला अदालत ने आज जो फैसला सुनाया उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दोनों पक्ष खुश हैं, अपनी जीत बता रहे थे। कोर्ट ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पहले केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी, यानी अदालत पहले यह तय करेगा कि ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन मांगना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है या नहीं। इस पर 26 मई से रोजाना सुनवाई होगी और इसके बाद अदालत ने ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, वीडियो और फोटोज दोनों पक्षों को मुहैया कराने का आदेश दिए और इस पर दोनों पक्षों को 1 हफ्ते के भीतर जवाब फाइल करने को कहा। कोर्ट के आदेश से दोनों पक्ष खुश हैं, इसलिए आज जब कोर्ट ने आदेश दिया तो हिंदू पक्ष के लोग, हिंदू पक्ष के वकील हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए बाहर निकले। माननीय न्यायालय आज जो प्राथमिकता दिया है इसकी स्पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे। क्योंकि मान ली सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा मामला। जी। तो आपकी तरफ से याचिका थी कि कोर्ट को कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात होनी है। जी। जो आज ऑर्डर में करेक्शन भी किया गया, क्या करेक्शन किया गया, वो क्या करेक्शन किया गया आज कोई पर ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम 7-11 पे सुनेंगे। मदन मोहन जी, एक चीज और थी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और शिवलिंग की बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि जो रिपोर्ट कमिश्नर की पेश की गई है उस पर भी फोकस करना चाहिए। उस मसले को लेकर क्या कुछ हुआ? नहीं, उसमें विषय पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 2 दिन बाद इसको हम ये 26 तारीख जो पड़ रही है डेट, उस पर स्पष्ट करेंगे। आपने देखा हिंदू पक्ष के लोग तो आज के आदेश के बाद हर हर महादेव के नारे लगाने लगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष भी आज के ऑर्डर को अपने लिए अच्छा संकेत मान रहा है। मुस्लिम पक्ष पहले दिन से यह मांग कर रहा था कि पहले ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत सुनवाई हो और 26 मई से ऐसा ही होगा। कोई फैसला नहीं, एक आदेश आया है, एक आदेश आया है। तो उस पर क्या कहना है? जैसे ये लोग उद्घोष लगा रहे हैं कि इनकी जीत हुई है। नहीं, आदेश ये आया है कि पोषणीयता के आधार पर पहले सुनवाई होगी कोर्ट में 26 तारीख को। 26 से स्टार्ट होगी सुनवाई, बस इतना ही आदेश और कोई आदेश नहीं। आप लोग भी चाहते थे ना 7-11 वाले? हाँ, हर लोग हर मुकदमे में यही चाहता है कि पहले ये उस मुकदमा चलने योग्य हो, उसकी सुनवाई हो जाए, तभी मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। अनअदरवाइज बाकी सारे काम कर दिए जाए और मुकदमा चलने लायक ही ना हो तो क्यों परेशान हुआ जाए? आप लोग भी इस मुद्दे पे चाह रहे थे? हाँ। यस। ये किसी की जीत किसी की हार नहीं? किसी की जीत किसी की हार नहीं है, कानून का मसला है। कानून जैसे होता है वो कानून का कंप्लायंस हो रहा है। अगला डेट कब पड़ा है? 26 तारीख। मुस्लिम पक्षकारों को लगता है कि ज्ञानवापी के केस में प्लेसेस एंड वर्शिप एक्ट हिंदू पक्षकारों के केस को खारिज कर देगा, लेकिन हिंदुओं को पूरा भरोसा है कि उनका केस पुख्ता है। वो रोज इसके नए सबूत पेश कर रहे हैं। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि वो ज्ञानवापी के कैरेक्टर को चेंज करने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि 1947 से 1991 तक वहां जिस तरह से श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी उसे बहाल करने की मांग कर रहे हैं। दावा यह कि श्रृंगार गौरी की सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी, 2015 तक हर साल ज्ञानवापी परिसर में रामायण का पाठ भी होता था और इसके वीडियो भी आज सामने आए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ज्ञानवापी परिसर में रामायण पाठ का वीडियो है। दावा किया गया कि 2015 तक रामायण का पाठ होता था और रामायण पाठ की मंजूरी वही व्यासपीठ देती थी जिसके पास ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद एक तहखाने की चाबी होती थी जो वहां पूजा करता है। काशी के लोग बताते हैं कि 7 साल पहले तक
हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक यानी करीब 9 दिन यहां रामायण पाठ होता था। नंदी के ठीक सामने की जो दीवार है, जिसके पास वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, उसके बीच में रामायण का पाठ होता था, लेकिन अब वो बंद हो गया। सबूत बहुत सारे हैं। काशी के लोग पुरानी परंपराओं को जानते हैं, विरासत को समझते हैं। इसके सबूत उन्होंने संजो कर रखे हैं। इसलिए कानूनी लड़ाई में हिंदू पक्षकारों का पड़ना भारी दिखाई देता है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कहता हूं कि विवाद इस बात पर तो होना ही नहीं चाहिए कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। इसके लिए न खुदाई की जरूरत है न सर्वे की। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, ये कई जगह दर्ज हैं, इनको कोई नकार नहीं सकता। इसलिए जब तक हिंदू मुसलमान की नजर से देखेंगे, इस तरह के हजारों विवाद सामने आ जाएंगे और आते रहेंगे। अगर इन झगड़ों को खत्म करना है तो एक ही रास्ता है, हिंदुस्तानी बनकर सोचें, एक भारतीय की नजर से जगह को देखें। और जब जब ओवैसी ये कहेंगे कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि फव्वारे को शिवलिंग बताकर मस्जिद छीन ले। जब जब ओवैसी जैसे लोग कहेंगे कि जो लोग मुगलों से नफरत करते हैं उनसे पूछो मुगलों की बीवियां कौन थी, जब जब इस तरह की बयानबाजी होगी, तब तक दिल में चोट लगेगी, भावनाएं भड़केंगी और दूरियां बढ़ेंगी। अगर हिंदुओं के दिलों पर, उनकी आस्था पर चोट करने का काम नहीं होगा तो भी शायद रास्ता निकल सके। लेकिन यह चोट करने का काम सिर्फ ओवैसी नहीं कर रहे, कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि बीजेपी के नेता राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन हकीकत है कि देश भर से ढोल बजाकर पूरी आस्था के साथ राम भक्त जो शिलाएं लेकर अयोध्या पहुंचे थे, उन राम शिलाओं पर अयोध्या में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। कुमकुम तिलक ने चांदला करे, माथे मूके અને રામશિલાને લઈને જાય અને ઢોલ નગારા સાથે વાજતે ગાતે ઠેઠ પાદરે મૂકી આવે અને મનમાં એમ થાય હાસ હવે અમારું રામનું મંદિર બંધાશે અને અમે બધા આ વસ્તી અમે સુખી થઈ જઈશું, અમારા બાળકો, અમારું કુટુંબ ને પરિવાર, પછી કૂતરા પેશાબ કરતા થઈ ગયા। भरत सिंह सोलंकी ने यह आपत्तिजनक बयान अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के धंधुका में एक पब्लिक मीटिंग में दिया और सैकड़ों लोगों के सामने दिया। उनकी इस बात को हार्दिक पटेल ने पकड़ लिया। हार्दिक पटेल ने पिछले हफ्ते ही यह कहकर कांग्रेस छोड़ी थी कि कांग्रेस जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करती है। भरत सोलंकी के बयान से हार्दिक को अपनी बात साबित करने का मौका मिल गया। हार्दिक ने कहा कि समझ नहीं आता कि कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तब मैंने कई बातें लिखी थी कि कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं के खिलाफ ही काम करती है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी के बयानबाजी से नजर आता है। भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है और ऐसे समय में आप ये कहो कि भगवान राम के मंदिर के लिए जिस ईंटों को इकट्ठा किया गया वहाँ कुत्ते जाके पेशाब करते हैं। कैसा आपका ये जो निवेदन है, कैसी आपकी बयानबाजी है? ऐसी क्या गलती है कि आप लगातार भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी करते हैं? ऐसी क्या गलती भगवान राम से हो गई कि आप उनके खिलाफ सिर्फ दुश्मनी के जरिए ही नजर आते हैं? कांग्रेस नेताओं का लगातार हिंदुओं के खिलाफ, धर्मों के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी करना ही मुझे लगता है एक साबित हो गया है कि ये लोग आस्था के खिलाफ ही काम करते हैं। एक तरफ बीजेपी है जो लोगों को याद दिलाती है कि अयोध्या में राम शिलाओं को तराशने का काम पूरा हो चुका है और अब 1 जून से मंदिर के गर्भगृह में तराशी हुई शिलाओं को रखने का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे वक्त में यह कहना कि राम शिलाओं पर कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, यह राम भक्तों की आस्था का मजाक है, ये ठीक नहीं है। लेकिन सवाल है कि आखिर अचानक कांग्रेस के नेताओं को गुजरात में अयोध्या का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ी? ओवैसी को सूरत में जाकर मुगलों की कहानियां क्यों याद आई? तो उसका सीधा जवाब है, गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, सब अपनी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। ओवैसी को मुसलमानों के एक मुश्त वोट चाहिए, वो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताते हैं और हैं भी। कांग्रेस को मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के वोट की दरकार है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है।
ऐसे में आपको याद दिला दूं कि गुजरात असेंबली के पिछले इलेक्शन कैंपेन में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जनेऊ दिखाया था, खुद को जनेऊधारू ब्राह्मण और शिव भक्त बताया था। अब फिर इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए यह काम अब फिर से शुरू हो गया। आज पंजाब से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। आज पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंघला को करप्शन के इल्जाम में पद से हटा दिया गया और उन्हें गिरफ्तार करके 27 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। इंटरेस्टिंग इसलिए कि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने अपनी कैबिनेट के मेंबर को मंत्रिमंडल से हटाने का खुद ऐलान किया। भगवंत मान ने कहा उन्हें शिकायत मिली थी कि हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंघला सरकारी टेंडर और ठेके देने में 1% का कमीशन मांग रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री के खिलाफ जांच करवाई। जब करप्शन के सबूत मिल गए तो उन्होंने विजय सिंघला को बुलाकर इसके बारे में पूछा। भगवंत मान ने कहा विजय सिंघला ने जब अपना गुनाह कबूल कर लिया तब उन्होंने विजय सिंघला को मंत्रिमंडल से निकालने का फैसला किया और खुद पुलिस को निर्देश देकर अपनी सरकार के मंत्री विजय सिंघला के खिलाफ केस दर्ज करवाकर उन्हें अरेस्ट करने का आदेश दिया। मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का, पंजाब सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीदो फरोख्त में से 1% कमीशन मांग रहा था। तो मैंने उसको गंभीरता से लिया। यह मामला सिर्फ मेरे पास ही है, मीडिया के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, विरोधियों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं चाहता तो इसको दबा सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोड़ों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझ पर यकीन किया। तो मैं अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उसके भी खिलाफ होता और मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंघला, जो कि सेहत मंत्री पंजाब में कैबिनेट में थे। जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया। हम अपने मंत्री पर सख्त एक्शन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी, पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। अब मैं इस मामले की डिटेल आपको बताता हूं। विजय सिंघला एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते और उन्होंने जाने माने सिंगर को हराया था। विजय सिंघला के खिलाफ मोहाली में तैनात सरकारी इंजीनियर राजेंद्र सिंह ने सरकारी खरीद और टेंडर्स में कमीशन और घूस मांगने का केस दर्ज करवाया। एफआईआर में राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें करीब 1 महीने पहले हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंघला ने पंजाब भवन के कमरा नंबर 203 में बुलाया था। आरोप है सिंघला ने कहा कि वो जल्दी में कहीं जा रहे हैं, इसलिए उनके ओएसडी प्रदीप कुमार जो कहे उसे यह समझकर मान लेना कि मैं कह रहा हूं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर राजेंद्र सिंह के मुताबिक मंत्री के ओएसडी प्रदीप कुमार ने 58 करोड़ के काम के बदले 2% कमीशन मांगा, जो 1 करोड़ 16 लाख रुपए होता है। लेकिन जब राजेंद्र सिंह ने कमीशन देने से इनकार किया तो प्रदीप कुमार ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया, कई बार फोन किए। एफआईआर के मुताबिक 20 मई को राजेंद्र सिंह से 10 लाख रुपए की डिमांड की गई और कहा गया कि आगे के सरकारी अलॉटमेंट का 1% कमीशन बाद में पहुंचा दे। 23 मई को मंत्री के ओएसडी ने राजेंद्र सिंह को सेक्रेटरीट बुलाया। वहां पर मंत्री ने अपने ओएसडी को 5 लाख रुपए देने की बात की। राजेंद्र सिंह ने उस बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का दावा है कि जब उन्हें सबूत मिल गए तो उन्होंने एक्शन करने में देर नहीं लगाई। उनका दावा है कि भारत के इतिहास में यह पहला मसला है जब चीफ मिनिस्टर ने इस तरह शिकायत मिलने पर अपने मंत्री को जेल भेज दिया। यह इतिहास में दूसरी बार हो रहा है। 75 साल इतिहास हो गया देश का, आजादी को बाद 75 साल हो गए। यह दूसरी बार हो रहा है इतिहास में। पहले 2015 में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फूड सप्लाई मिनिस्टर को 5-6 लाख रुपया ऑडियो पर मांगते हुए उसी ऑडियो को सुनकर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया और केस सीबीआई को दिया। और आज पंजाब सरकार ये फैसला लेने जा रही है। कुछ विपक्षी पार्टियां वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि जी देखो 2 महीने में ही भगवंत मान की सरकार में एक करप्ट मंत्री पकड़ा गया। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उस पर एक्शन भी मैं ही ले रहा हूं। इससे पहले कई मुख्यमंत्रियों ने ये कबूल किया था
कि मेरे मंत्रिमंडल में बहुत से मंत्री जो हैं माफिया से जुड़े हुए हैं और करप्शन करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे भगवंत मान ने विजय सिंगला को बर्खास्त करके जेल भेजने का ऐलान किया, थोड़ी देर बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन आया। केजरीवाल ने कहा कि जब उन्हें भगवंत मान के फैसले के बारे में पता चला तो आंखों में आंसू आ गए। केजरीवाल ने कहा कि सभी पार्टियों की सरकारें करप्शन करती हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जो करप्शन बर्दाश्त नहीं करती, अपने मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेती है। किसी को इस भ्रष्टाचार का पता नहीं था, ना मीडिया को पता था, ना विपक्ष को पता था, किसी को नहीं पता था। मान साहब चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए एक हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसे ही होता था। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी, अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। ये जो हमने किया है, ये करने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान पर उन्हें गर्व है, लेकिन बीजेपी ने पूछा गर्व किस बात का है। गौरव भाटिया ने कहा 1 महीने पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि अब पंजाब में करप्शन पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन आज पंजाब का कैबिनेट मिनिस्टर करप्शन में पकड़ा गया, इसमें गर्व की क्या बात है। गौरव भाटिया ने कहा कि भगवंत मान ने अपने मंत्री को मजबूरी में हटाया, उनका मंत्री पब्लिक का पैसा पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। भ्रष्टाचार आप करें, कमीशन खोरी आपके मंत्री करें, और जब पकड़े जाएं, जो आपकी मजबूरी बन गई कि एक भ्रष्टाचारी मंत्री जो घूसखोरी करके जनता की गाड़ी कमाई को पार्टी के लिए खर्च करता है, तो आप हटाते हुए कहें मेरी आंखों में आंसू हैं। और आपका जो एक बनावटी ट्वीट देखा, कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू भगवंत। प्राउड किस बात के लिए है? और फिर आप लिखते हैं योर एक्शन हैज ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज। ये जो घड़ियाली आंसू है ना, देश के घड़ियाल भी शर्मा जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरका ने बिल्कुल अलग बात कही। राजकुमार वेरका ने कहा असल में झगड़ा भगवंत मान और केजरीवाल के बीच कमीशन के बंटवारे का है। वेरका ने कहा कि विजय सिंगला दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए कमीशन इकट्ठा कर रहे थे। यह बात भगवंत मान को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने अपने ही मंत्री को जेल भेज दिया। असल में क्या है कि किसी मंत्री को कमीशन मांगने का अधिकार नहीं। केजरीवाल की अपनी टीमें बैठी हुई है, वो कमीशन मांग रही है। असली कमीशन का झगड़ा पड़ गया इनके बीच में कि वो कमीशन मंत्री मांगे या केजरीवाल की टीम मांगे। और हैरानगी इस बात की है कि जिसे कहते ना कि दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे। केजरीवाल जी, आप ये बता दो कि लाखों में चंदा इकट्ठा होता है आपके पास, करोड़ों रुपया इलेक्शनों में खर्च कर रहे हो, वो पैसा कहां से आ रहा है, ये एक सवाल है। मैं समझता हूं कि ये छोटी मछली के ऊपर हाथ पड़ा है। ये सारा तालाब ही केजरीवाल का गंदा तालाब है। जिन डॉक्टर विजय सिंगला को जेल भेजा गया है, उन्होंने पंजाब की मानसा सीट से चुनाव जीता था। उन्होंने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को 63,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। उन्होंने 7 साल पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। जब विजय सिंगला ने मंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद उन्होंने ईमानदारी
और भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह का बयान दिया था, ये आज सुनना जरूरी है। चुनौतियों को पूरी मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से सारे 3 करोड़ पंजाबियों को लेकर, आपको लेकर, प्रेस को लेकर, सभी लोगों को साथ लेकर और चुनौतियों का सामना करेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर है, कैसे उससे पार पाया जाए? अगर नियत और नीति साफ हो तो 3 लाख करोड़ क्या 20 लाख करोड़ हो वो भी ठीक हो जाता है। नियत और नीति साफ होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। बड़ी रिसोर्सफुल स्टेट है हमारी पंजाब की, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही करेंगे। भगवंत मान ने करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया, ये अच्छी बात है। अपने ही मंत्री को बर्खास्त किया, जेल भेजा, ये भी अच्छी बात है। भ्रष्टाचार के मामले में तुरंत एक्शन होना चाहिए, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या आम आदमी पार्टी मंत्री बनाते समय, टिकट देते समय अपने लोगों की जांच नहीं करती, उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता? क्योंकि उनका दावा था वो सिर्फ ईमानदार लोगों को ही छांट छांट कर टिकट देते हैं। डॉक्टर विजय सिंघला तो 7 साल से आम आदमी पार्टी में है। दूसरी बात है, अगर भगवंत मान ने करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब पार्टियां करप्शन को सपोर्ट करती हैं, कोई एक्शन नहीं लेता। ऐसे 20 केस हैं जहां पर मंत्रियों के खिलाफ करप्शन के केसेस सामने आए, उन्हें हटाया गया, जेल भेजा गया। लेकिन यह सच है कि राजनीति में जितना भ्रष्टाचार है उसके अनुपात में एक्शन कम हुआ, उसके अनुपात में बहुत कम लोगों का जुर्म साबित हुआ, कम लोग जेल गए। आज उत्तर प्रदेश की असेंबली में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच नोक-झोंक देखने को मिली। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, कहा कि एक तरफ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ सरकार महिला सुरक्षा का ढिंढोरा पीट रही है। अखिलेश ने कहा कि यूपी पुलिस वसूली में लगी है और सरकार कानून का राज होने का विज्ञापन कर रही है। योगी सुनते रहे, फिर उठे और करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि अपराधियों पर सख्त एक्शन हो रहा है, बिना किसी आधार के आरोप लगाने से बेहतर है आंकड़े देख ली जाएं। योगी ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार है और उनकी सरकार में रेप के केस में यह नहीं कहा जाता कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है, और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। जब योगी ने कहा कि ये नहीं कहा जाता लड़के गलती कर देते हैं, वो मुलायम सिंह यादव के एक बयान की याद दिला रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव चूंकि योगी पर पर्सनल अटैक कर रहे थे, उन्हें निशाना बना रहे थे, इसलिए योगी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। योगी ने कहा अगर एक एक मामले में जवाब दिया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को चेहरा छुपाना मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव आजमगढ़ से एमपी रह चुके हैं। योगी ने आजमगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों की याद दिलाई। कहा इस केस में किस पार्टी के नेता का नाम आया था सबको पता है, नाम लेंगे तो अखिलेश यादव को बुरा लगेगा। और इसके बाद अखिलेश और योगी के बीच काफी बहस हुई। आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी, और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है, क्या यह सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं।
और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा, नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता दीजिए। सदन है, आपको रोका किसने है? आप नाम दीजिए, सबका नाम देंगे, चिंता और जहां मत तक करिए। सवाल सिद्धार्थनगर की घटना की उठाइए ना, पुलिस की गोली से मारा गया है, बात हो जाए माननीय लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आ जाए। उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस गंभीरता पुरानी बात नहीं। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो घटना सिद्धार्थनगर के अंदर घटित हुई है, उस घटना में देखिए कोई भी व्यक्ति आज के दिन पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में एक बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी इसके बाद होती है, और उस सब में ये तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस की गोली से नहीं बल्कि एक अवैध असले से वो हत्या हुई है। दोनों के उसमें अंतर होता है, और एक जिम्मेदार पार्टी से होने के नाते आपको जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली हो। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होनी चाहिए, अपराधी कहीं भी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात तो होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए जो प्रदेश की सुरक्षा पर और एक जिम्मेदार पुलिस बल पर उंगली उठाता हो और उसके मनोबल को तोड़ने वाला हो। ये सब मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गुंडों और माफिया के दिलों में खौफ पैदा किया। योगी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई। इसका मतलब यह नहीं कि यूपी में अपराध होना बंद हो गया। इसका मतलब यह है कि अब लोगों को भरोसा है कि कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसका मतलब यह है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को, माफियाओं को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने भी चुनाव के दौरान अपराधियों पर लगाम लगाने की बात तो कही थी, लेकिन जब उन्होंने टिकट बांटे तो लोगों ने देखा बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को मैदान में उतारा जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, जो बाहुबली थे। जनता ने, खासतौर पर यूपी महिलाओं ने गुंडागर्दी खत्म करने के लिए योगी को वोट दिया। उन्हें लगता था अगर अखिलेश की सरकार आई तो गुंडा राज वापस आ जाएगा। इसीलिए जब गुंडों और माफियाओं की बात होती है तो अखिलेश यादव कमजोर विकेट पर नजर आते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर योगी का स्ट्रांग पॉइंट है। अखिलेश यादव की मुश्किलें पार्टी के भीतर भी बढ़ रही हैं। आज इसके संकेत आजम खान ने दिए। आज इशारों में आजम खान ने यह बात भी मान ली कि उनके और अखिलेश के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, आज आजम खान ने यहां तक कह दिया कि अब वो दूसरी कश्तियों की तरफ देख रहे हैं, यानी पार्टी भी छोड़ सकते हैं, उनके सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। मुलाकात हुई है कल, क्या नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। हाँ, अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। अगर ये अधिकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हासिल है कि वो सबसे मुलाकातें करें, सबसे मिलें, चाय नाश्ता करें, शादी ब्याह में शरीक हों, खुशी गम में शरीक हों, तो मैं भी तो उन्हीं जैसा इंसान हूँ। तो अब क्या आप दूसरी किसी कश्ती की तरफ देखेंगे? आपने जैसे कहा इससे पहले नहीं देखा, अब देखेंगे? पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए। अभी तो मेरा जहाज काफी है, अभी तो जहाज काफी। आपसे मुलाकात कर रहे हैं, कई बार रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत है। आप आएंगे, आपका भी स्वागत है, किसी और दल के आएंगे उनका भी स्वागत है। आजम खान की बातें सुनकर एक बात तो साफ है, भतीजे ने उन्हें नाराज कर दिया है, उन्हें खास तवज्जो नहीं दी तो चाचा ने उन्हें लपक लिया है।
अब आजम खान शिवपाल के साथ नजर आ रहे हैं। यह सही है कि आजम खान पर बहुत सारे इल्जाम हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं, लेकिन उनका एक अपना वोट बैंक है, बड़ा सपोर्ट बेस है, खासतौर पर रामपुर में, जहां पर वो जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए अगर आजम खान ने पाला बदला तो समाजवादी पार्टी को नुकसान तो होगा। बिहार में सियासी उथल पुथल है। इस बात के संकेत मिले हैं कि जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबी हैं। राज्यसभा में आरसीपी सिंह का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन अब तक नीतीश कुमार ने उनको टिकट देने का ऐलान नहीं किया है। हालांकि नीतीश कुमार ने पार्टी की तरफ से अनिल हेगड़े का नाम तो अनाउंस कर दिया, मगर आरसीपी सिंह के नाम पर वो खामोश हैं। जब मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मंत्री बनना था तो भी नीतीश ने आरसीपी सिंह को मौका दिया था, लेकिन अब वो उनकी राज्यसभा की उम्मीदवारी कंफर्म नहीं कर ले। इससे आरसीपी सिंह परेशान है और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को लगता है कि मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद आरसीपी ने बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा ली, बीजेपी के फेवर में बयान दिए। नीतीश नाराज हैं। हालांकि फिलहाल आरसीपी सिंह ने इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मेरे सबसे संबंध बहुत अच्छे आपसे भी हैं। तो सर लेकिन मुख्यमंत्री के लिए बचे हुए हैं सर, मुख्यमंत्री से वही संबंध बचे हुए हैं सर, मुख्यमंत्री से अभी भी छोटा सर राज्यसभा का सर आपके ट्विटर हैंडल से सर जेडीयू हट गया, कहा जा रहा है कि इस्तीफा देंगे आप। कुछ लोग कह रहे हैं इस्तीफा देंगे। ऐसा है ना, मेरे सबसे बड़े अच्छे संबंध। नहीं सर, जेडीयू तो कह रहे हैं इस्तीफा देंगे, आप ट्विटर हैंडल से हट गए। ये सारी कंट्रोवर्सी से खड़ी हुई क्योंकि आरसीपी सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से जेडीयू का नाम हटा दिया और नरेंद्र मोदी की तस्वीर वहां लगा ली। बिहार में लोग कहते हैं राज्यसभा की सीट भी कमाल की चीज है। एक सीट को लेकर पार्टियां टूट जाती हैं, बरसों पुराने रिश्ते टूट जाते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में आ जाती है, और बिहार में जो हो रहा है वो इसी का ही एग्जाम्पल है। सियासत के मैदान से आज एक अलग तस्वीर भी आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल की सड़कों पर ठेला लेकर निकले। लोगों से बच्चों के लिए किताबें और खिलौने दान में देने की अपील की। शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने और किताबें इकट्ठी करने की योजना शुरू की है। इसके तहत बीजेपी के नेता और सरकार के मंत्री अपने अपने इलाकों में लोगों से बच्चों के लिए खिलौने देने की अपील करेंगे। इसकी शुरुआत खुद चीफ मिनिस्टर ने की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह एक सामाजिक आंदोलन है, हर किसी को इससे जोड़ना चाहिए। समाज को आंगनबाड़ियों से बच्चों से जोड़ने का अभियान है ताकि हम मिलकर अपने बच्चों को स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बना सकें। जनता को सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए सर, यही मैसेज है आपका। समाज की भी ड्यूटी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, समाज को पूरी करना चाहिए। ये सामाजिक आंदोलन है, जनता जुड़े। जो बच्चे हमारे अंडरवेट है वो पूरे वजन के हों, स्वस्थ हों, ये हमारी सबकी जवाबदारी। इसलिए जो दे सकते हो, अनाज दें, खिलौने दें और कोई सामग्री दें। शिवराज सिंह की इस मुहिम की तारीफ होनी चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो कहूँगा आप भी इस मुहिम से जुड़िए। अगर आप नए खिलौने और किताबें खरीद कर बच्चों को नहीं दे सकते तो आपके घरों में जो पुराने खिलौने हों, पुरानी किताबें हों, वही दान करिए, अनाज दान करिए। ये गरीब बच्चों के काम आएगी और इसका बहुत पुण्य मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।